हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ आई। तो डिसऑर्डर ऑफ आई में हम कौन सी डिजीज पढ़ेंगे? कैटरेक्ट पढ़ेंगे। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद। तो कैटरेक्ट की बात करें तो ये एक तरह का आई डिसऑर्डर होता है और आई में भी किसको अफेक्ट करता है? लेंस को। किसको? लेंस को। ओके। तो ये आई के लेंस होते हैं उनको अफेक्ट करेगा। अब लेंस की बात करें तो लेंस का कॉमन फंक्शन क्या होता है? जो भी लाइट आई के अंदर एंटर करती है उनको लेंस रेटिना पर फोकस करने का काम करता है। ओके। तो अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट कंडीशन की। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कैटरेक्ट इज द ओपेसिटी डिक्रीजिंग फैक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस विच कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ विजन। ओके। तो इसका क्या मतलब है? कैटरेक्ट ऐसी कंडीशन है जिसमें लेंस में क्लाउडीनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लाउडीनेस या ओपेसिटी फॉर्म हो जाती है। जनरली जो लेंस का नेचर होता है वो क्लियरेंस होता है। ओके। लेकिन कैटरेक्ट की कंडीशन में ओपेसिटी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्लाउडीनेस फॉर्म होता है। जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ विजन। ओके। तो इसे हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। ये दिख ही रहा होगा आपको। ये क्या है? नॉर्मल लेंस। ओके। और ये है क्लाउडीनेस। तो इसमें लेंस में क्या हो रहा है? क्लाउडीनेस या ओपेसिटी फॉर्म हो रही है। ओपेसिटी मतलब अस्पष्टता, यानी नो क्लियरेंस, यानी विजन नहीं होगा। ओके। तो अब हम देखते हैं आगे। सॉरी। कैटरेक्ट टिपिकली प्रोग्रेस स्लोली टू कॉज विजन लॉस एंड ब्लाइंडिंग इफ अनट्रीटेड। मतलब कि अगर पर्सन की आई में लाइट पास नहीं होगी तो पर्सन में विजन लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और अगर इस कंडीशन को ठीक नहीं किया तो बाद में चलकर पर्सन को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओके। तो अब हम कोजेस पढ़ेंगे इसके। तो कोजेस क्या है? सबसे पहला जो कोज होता है वो होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है। ओके। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे मतलब मोस्ट कॉमन इसका ओल्ड एज ही रहेगा। और सेकंड है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में क्या होता है? हेरिडिटी भी कॉज हो सकती है। मीन्स अगर पर्सन की फैमिली में पहले किसी को कैटरेक्ट की कंडीशन थी तो पर्सन में चांसेस हो सकते हैं कि आगे उसमें भी कैटरेक्ट हो। ओके। और फिर थर्ड है यूवी रेस। यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेस। फिर फोर्थ है क्रॉनिक एक्सपोजर टू हीट, यानी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आई आ रही है? हीट के। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो वर्क करते हैं उसका। ओके। या फिर आप मान सकते हो कि वेल्डर्स जो होते हैं जो मतलब हीट की कांटेक्ट में उनकी आई रहती है तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है? कैटरेक्ट। अब हम देखते हैं इंजरी टू द आई। ट्रोमा की कंडीशन में किसी मतलब चोट लग जाती है किसी पर्सन को तो उस कंडीशन में भी कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। मेडिकेशन सच एज टेट्रासाइक्लिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ओके। और एंड लास्ट है डायबिटीज मेलाइटस। ओके। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो टाइप में सबसे पहला क्या रहेगा? कंजेनाइटल कैटरेक्ट। तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट कब होता है? अकर बाय बर्थ इंक्लूडिंग जेनेटिक फैक्टर, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शंस, डिजीज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कब होगा? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड सेकंड बात करते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। तो सेनाइल कैटरेक्ट में क्या होगा? विच अकर इन ओल्ड एज। इसमें भी क्या होगा?
ओल्ड एज में होता है ये वाला कैटरेक्ट। और ट्रोमेटिक कैटरेक्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इंजरी और फॉरेन बॉडीज इन द आई, यानी कोई भी फॉरेन बॉडी आई के अंदर एंटर हो जाती है, उसकी वजह से भी ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इंजरी कोज हो जाती है उसकी वजह से भी ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ। तो देन फोर्थ है रेडिएशन कैटरेक्ट। अब रेडिएशन कैटरेक्ट में क्या है देखते हैं आगे। इट में रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्सपोजर टू हीट रेस, यूवी रेस एटसेट्रा, यानी रेडिएशन कैटरेक्ट में क्या होगा, या तो हीट की जो रेज रहती है उसमें आई अपनी कांटेक्ट में आए, या यूवी रेज में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेडिएशन कैटरेक्ट में आई का जो कांटेक्ट रहेगा वो हीट या यूवी रेज से संपर्क में होने से ये रेडिएशन कैटरेक्ट हो सकता है, मतलब ओवर एक्सपोजर यानी ज़्यादा। ओके, एंड लास्ट है इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट यानी इट इज़ नोन एज टू अकर आफ्टर पैसेज ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी, यानी अपनी बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट अगर लग जाता है तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट की कंडीशन बन सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं 1 मिनट इसके क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्या हो सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जैसे किसी पर्सन को दिखाई देने में दिक्कत हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीज विजन कैपेसिटी। ओके, सबसे पहला। उसके बाद कलर परसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो क्या होएगा, डिक्रीज कलर परसेप्शन। ओके, फिर पुअर विजन एट नाइट, उसको नाइट में देखने में दिक्कत होगी। ओके, फिर फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया में क्या होता है, लाइट सेंसिटिविटी एबनॉर्मल स्पेशली आई में। ओके, यानी फोबिया मीन्स फियर ऑफ लाइट। और फिर अब देखते हैं ब्लड विजन, यानी पर्सन को धुंधला दिखाई देगा इस कंडीशन में। एंड क्या होगा, लास्ट ओक्यूलर पेन, यानी उसको दर्द भी हो सकता है, किस प्रकार का, ओक्यूलर पेन। एंड अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ आई, यानी आई को विजुलाइज करना। अब देखते हैं आगे रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी में क्या होगा, रेटिना विजुलाइजेशन करेंगे। फिर एंड है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में क्या होगा, टू मेजर आईओपी। आईओपी मीन्स इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। एंड लास्ट है स्नेलन विजुअल एक्टिविटी। आपने देखा होगा कि जब आप आई का एग्जामिनेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नंबर्स या ABCD लिखी रहती है, तो इसे ही स्नेल टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, टू डिटेक्ट विजन लॉस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसमें पर्टिकुलर एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल। ओके, तो सर्जरी इज़ ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यानी ओनली, सिर्फ यही ट्रीटमेंट रहेगा, सर्जरी। इसमें देखते हैं हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट इन विच एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस इज रिमूव। इसमें क्या होता है, जो इस कंडीशन में कि जो कैटेरेक्ट सॉरी एंटीरियर पोर्शन होगा जो लेंस का, उसे रिमूव किया जाएगा। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे तो नॉर्मल लेंस कैसा होता है। ओके,
ये क्या हो गया, नॉर्मल लेंस, और ये हो गया क्लाउडीनेस। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैटेरेक्ट। ओके, तो अब इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जो ये लेंस है इसमें क्या हो रहा है, क्लाउडीनेस। आपने डेफिनेशन में देखा होगा। ओके, तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट में क्या हो रहा था, जो एंटीरियर पोर्शन यानी ये आगे वाला हिस्सा, ये क्या हो रहा था, रिमूव करना है। ओके, इस सर्जरी में। और लेंस के पोस्टीरियर पोर्शन में किसमें होएगा, मतलब दोनों में, इंट्रा कैप्सुलर में होगा कि एंटीरियर पोर्शन भी रिमूव होगा और पोस्टीरियर पोर्शन भी रिमूव होगा। ठीक है, तो इसको एक बार लैंग्वेज से समझ लेते हैं हम। कंजेनाइटल, सॉरी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट इन विच एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस इज रिमूव, यानी लेंस का जो एंटीरियर पोर्शन है वो रिमूव होगा। ठीक है, और इंट्राकैप्सुलर कैटेरेक्ट एक्सट्रैक्शन इन विच रिमूव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेंस। ओके, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन रिमूव किया जाएगा। एंड लास्ट होता है इसका मैनेजमेंट, इंट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं कि इंसिजन लगा के हम लेंस को जो पोर्शन रहता है वो रिमूव तो कर देते हैं, पर आगे इसमें कुछ तो लगाना होगा। तो इसमें क्या लगाया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस। तो इसमें एक बार देख लेते हैं हम पहले लैंग्वेज। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैटरेक्ट एन इंट्राओक्यूलर लेंस इज इम्प्लांटेड इनटू द आई थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। ओके, तो स्मॉल इंसिजन लगा के क्या कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। ओके, सॉरी, तो इसको हम भी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी में क्या होता है, आई विथ कैटरेक्ट सबसे पहले, है ना। तो ये इस तरह का आपने इंसिजन देख ही रहा होगा, ये यहाँ पे। तो ये इंसिजन लगाया, इसमें क्या करेंगे, लेंस को इम्प्लांट करेंगे। ओके, लेंस को इम्प्लांट करेंगे। फिर ये सेकंड उसमें देख रहे होंगे कि आप इम्प्लांट इंसर्टेड, यानी लेंस अब क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया है। ओके, अब थर्ड वन इज लेंस इम्प्लांटेड इनटू पोजीशन, ये न्यू लेंस दिख दिख ही रहा होगा आपको। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्स का क्या रोल होता है, पोस्ट सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद। तो अब हम इसमें समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई पर्सन आया, उसको कैटरेक्ट की कंडीशन है, तो सबसे पहले उसका क्या लिया जाएगा, हिस्ट्री कलेक्शन और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, एंड सेकेंड है फेस स्क्रब एंड आई लेंस लेशेस रिमूव। अब किसी पर्सन को कैटरेक्ट है, तो सर्जरी से पहले क्या करेंगे हम, सर्जरी से पहले उसका फेस स्क्रब करेंगे एंड आई लैशेस को रिमूव करेंगे। रिमूव क्यों करना है, ताकि सर्जिकल प्रोसीजर करने में दिक्कत ना आए। ओके, फिर थर्ड वन इज मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन मॉनिटर किया जाएगा। ओके, फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पेशेंट को क्या बताना है, प्रोसीजर बताना है कि आपका प्रोसीजर इस प्रकार होगा और इतना टाइम लगेगा। ओके,
तो और उसको क्या है, एंजाइटी रिड्यूस करनी है, और जो उसको डर लग रहा है उसको भी कम करना है। ओके, एंड साथ ही पेशेंट की फैमिली को भी समझाना है प्रोसीजर। ओके, 6 to 8 hour बिफोर सर्जरी नॉट टू हैव फूड, यानी सर्जरी के 6 से 8 घंटे के पहले फूड नहीं खाना है। ओके, एडमिनिस्टर माइड्रेटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग टू डायलेट एंड पैरालाइज प्यूपिल ऑफ द ऑपरेटिव। इस लाइन का मतलब क्या है, जो माइड्रेटिक ड्रग्स रहती है वो तो क्या करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है। ओके, और जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स रहती है वो प्यूपिल को पैरालाइज करने में मदद करती है। ओके, तो ये आई ड्रॉप्स कौन डालेगा, नर्स डालेगी। कब डालेगी, ऑपरेशन के पहले, ठीक है, यानी प्री ऑपरेटिव केयर चल रही होगी पेशेंट की तब। फिर लास्ट इसका देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव केयर का। इंस्टिल नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड टू हेल्प मेंटेन प्यूपल डायलेशन। ठीक है, तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी इसलिए इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी सर्जरी के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट आर डिस्चार्ज, यानी सर्जरी के बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर। ठीक है, पहले ज़्यादा समय लगता था, पहले 3 दिन रखा जाता था पेशेंट को। ओके, अब इसमें देखते हैं आगे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है जो देखे जाएंगे इमीडिएटली, देखते हैं आगे। वही सबसे पहले वाइटल साइन डिटरमाइन करेंगे, फिर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्नीजिंग कफिंग बिकॉज देयर इंक्रीज आईओपी। आईओपी यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट को सर्जरी के बाद किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, क्या अवॉइड करने के लिए बोलना है, स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है, जिससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर ना बढ़े। ओके, तो अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्लीप ऑन अनऑपरेटिव साइड टू प्रिवेंट इंसिजन। तो इसमें क्या, इस लाइन का क्या अर्थ निकल रहा है कि इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्लीप ऑन अनऑपरेटिव साइड, यानी जिस आई की सर्जरी हुई है तो उस आई को अपन को सेफ रखना है, यानी दूसरी साइड अपन को अपना हेड रख के सोना है। और जो इससे क्या बचेगा, जो इंसिजन लगा है आई में उसको प्रिवेंशन मिलेगा। ओके, एंड देखते हैं आगे हम एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रॉप टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रॉप्स रहती है वो किससे प्रिवेंट करेगी, इन्फ्लामेशन से। एंड एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम, ठीक है, इन्फेक्शन से बचने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं एनाल्जेसिक टू गिव, यानी एनाल्जेसिक का क्या काम है, रिलीफ पेन का। ठीक है, एंड इसके अलावा हम पेशेंट से ये भी बोल सकते हैं सर्जरी के बाद कि आपको घर पे टीवी नहीं देखनी है ज़्यादा। जिस दिन सर्जरी हुई है पेशेंट को मतलब 1 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं, उसमें भी उसको चश्मा रहता है ब्लैक कलर का,
या अलग अलग रंग के आते हैं, तो उसमें उसको उसका यूज़ करना है ताकि आई को प्रिवेंशन मिल सके। ओके, तो हमने सब चीज़ें देख ही ली है, तो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।